तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू चॉक एंड स्लेट। मैं अभिषेक हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हो, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है पीरियोडिक टेबल, जो कि क्लास 9 की पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है। तो इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर डिफिकल्ट है तो ये बात को दिमाग से निकाल दो, बिकॉज इस वीडियो के बाद से आपका ये जो गलतफहमी ये क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत ईजी है और इसको देखने के बाद आप एग्जाम में इस चैप्टर को पूरी तरह से करके आओगे और 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उससे पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर से दबाना, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन करना। वहाँ आप आकर हमसे 1 to 1 इंटरैक्ट कर सकते हो, अपने जो भी इश्यूज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, हमसे सॉल्व करवा सकते हो, 1 to 1 इंटरैक्ट कर सकते हो। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ है, डाउट्स है या सजेशंस है तो हमें दे सकते हो। एट द सेम टाइम एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों ने कहा था कि जावा की प्लेलिस्ट चाहिए, तो जावा की प्लेलिस्ट 28 सितंबर को आ चुकी है। उसमें डेली एक वीडियो अपडेट हो रहा है, ऑलरेडी 3 वीडियो आ चुके हैं, तो जल्दी से जाओ उसे भी देखो। प्रोग्रामिंग में अगर इंटरेस्ट हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो और खुद भी देखो और नॉलेज को एनहांस करो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, देखो तो पीरियोडिक टेबल सब कोई जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। एक टेबल जैसा है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स कुछ सजे हुए रहते हैं। इतना तो हम सब जानते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो पीरियोडिक टेबल में असल में किया गया है, जितने भी एलिमेंट्स अभी तक मौजूद है उन्हें क्लासीफाई किया गया है, मतलब सजा के रखा गया है। और कुछ इस हिसाब से सजाया गया है कि जो एलिमेंट्स जिनके प्रॉपर्टीज सेम होते हैं वो एक साथ आते हैं। ठीक है, और ये पीरियोडिक टेबल की वजह से हम एलिमेंट्स को और बेहतर तरीक़ा से पढ़ पाते हैं, बेहतर तरीक़ा से जान पाते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में ही जान लेते हैं तो उस एलिमेंट्स उसमें रहने वाले सब एलिमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। फिर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का दूसरा एलिमेंट के साथ कैसा रिलेशन है वो भी हम लोग जान पाते हैं पीरियोडिक टेबल के मदद से। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सब चीज़ की शुरुआत कैसे हुई, तो कुछ ऐसा था कि 19th सेंचुरी के एंड तक में बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। अब हर एलिमेंट्स के इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को बारे में पढ़ा जा रहा था। तो उसी समय जैसे लोगों का इंस्टिंक्ट होता है कि जो भी चीज़ हम एक जैसे होते हैं उन्हें एक साथ क्लासीफाई करके रखना, ताकि ईजियर होता है। आप लाइब्रेरीज़ में भी जाते हो तो एक तरह के जॉनर के बुक एक साथ रहते हैं, दूसरे तरह के दूसरे साथ रहते हैं, सब मिक्स करके नहीं रहते ना। तो सिमिलरली एलिमेंट्स के केस में भी ये चीज़ लोगों के मन में आया, साइंटिस्ट के मन में आया कि चलो जो एलिमेंट्स एक जैसे हैं उनको एक साथ क्लासीफाई करके रखा जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रीज़न फॉर क्लासिफिकेशन क्या है, क्यों क्लासीफाई किया जा रहा था एलिमेंट्स को, तो पहली सी बात, सिंपल सी बात है, जिस तरह से आप लाइब्रेरी में जाओ और एक जैसे जॉनर की बुक अगर आपको एक साथ मिल जाए तो बहुत ईजी होता है, मिक्स होने में डिफ़िकल्ट होता है बुक्स को खोजने में। तो सिमिलरली ये जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन होता है, इट हेल्प्स इन स्टडिंग द एलिमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। आप और ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ पाते हो एलिमेंट्स के बारे में। जो एलिमेंट्स एक जैसे हैं वो बिल्कुल एक साथ आते हैं, तो ये हमारे काम को ईजियर और ऑर्गेनाइज बनाता है। सेकेंड थिंग, इट हेल्प इन कोरिलेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विद फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। और हाँ, जब हम एलिमेंट्स को अच्छे से क्लासीफाई करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं और हम रिलेट करके देख सकते हैं उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एलिमेंट्स को इस बेसिस में भी देखते हैं कि ये सॉलिड मेटल में आता है, ये लिक्विड में आता है, ये गैस में आता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग द रिलेशन ऑफ वन एलिमेंट विद द अदर। हाँ, जब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लासीफाई कर लेते हैं, हमें पता है कि इस ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स सपोज मेटेलिक नेचर के, इस ग्रुप में आने वाले एलिमेंट सपोज नॉन मेटेलिक नेचर के, तो इन दोनों में कुछ अगर कॉमन है या क्या है वो हम लोग आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, तो यही सब है रीज़न ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब किसी भी चीज़ को क्लासीफाई किया जाता है तो किसी बेसिस पे ही तो किया जाता है। जैसे सपोज आपके स्कूल में एक मैच हो रहा हो और प्लेयर्स को क्लासीफाई किया जा रहा हो, तो कैसे क्लासीफाई करेंगे? टीचर रो बनवा लेंगे कि जो बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, बेस्ट प्लेयर्स, उनको एक तरफ कर दिया, जो मीडियोकर प्लेयर्स है उनको एक तरफ कर दिया, जो उतने अच्छे नहीं है स्पोर्ट्स में उनको एक तरफ कर दिया। तो एक तरह से यहाँ पे ग्रुप बनाया गया, 3 ग्रुप बनाए, बेस्ट प्लेयर्स के, मीडियोकर प्लेयर्स के और जो ओवरऑल एवरेज प्लेयर्स है उनके। तो एक तरह से यहाँ पे हमने किस बेसिस पे क्लासीफाई किया, तो उनके स्पोर्ट्समैनशिप, उनके स्पोर्ट्स कैसा वो स्पोर्ट्स खेलते हैं, इस बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है ना, उनके स्पोर्ट्स के स्किल के बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया। तो सिमिलरली जब हम एलिमेंट्स को भी क्लासीफाई करेंगे तो कोई बेसिस तो चाहिए कि जिसके बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दो। ठीक है, तो वही बेसिस क्या बना, बहुत पहले ज़माने में क्या होता था, एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे कि उसकी डेंसिटी हो गई या फिर मेलिएबिलिटी हो गई। अगर आप मेलिएबिलिटी नहीं जानते हो तो मेलिएबिलिटी का मतलब जैसे सपोज मेटल्स जो होते हैं, अगर हम उन्हें ठोके, आई मीन हैमर करें,
तो पतले शीट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम का फॉयल होता है, गोल्ड का फॉयल होता है, सिल्वर का फॉयल होता है, ठीक है। पतला शीट्स वो आपके एलिमेंट्स को मेटल्स को हैमर करके बनाया जाता है। वैसे ही एक डक्टिलिटी बोल के भी प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। उसके बेसिस पे भी आप मतलब बांटने का पहले साइंटिस्ट ट्राई कर रहे थे। डक्टिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी मेटल को अगर आप खींचो तो वो थिन वायर्स में खिंचा सकता है, जैसे कॉपर वायर होता है, एल्युमिनियम वायर होता है, गोल्ड वायर्स होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक फिजिकल टाइप की प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे डेंसिटी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, इनके बेसिस पे पहले क्लासीफाई करने की कोशिश की जा रही थी। साथ ही में इस बेसिस पे भी क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे थे साइंटिस्ट कि मेटल्स है या नॉन मेटल्स है। यानी उन्होंने कुछ ऐसा क्लासीफाई करने का कोशिश किया था कि जो मेटल्स है वो एक साथ आ जाए, जो नॉन मेटल्स है वो एक साथ आ जाए, ठीक है। ऐसे भी जो मेटल्स होंगे वो मेलिएबल और डक्टाइल होंगे, जो नॉन मेटल्स होंगे वो नॉन मेलिएबल और नॉन डक्टाइल होंगे, ठीक है। बट इस तरह के क्लासिफिकेशन में उन्हें बहुत सारे इश्यूज़ को फेस करना पड़ा था, ठीक है। क्यों करना पड़ा था? क्योंकि ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो उन्होंने चुनी थी, ये प्रॉपर्टीज़ आपके हमेशा एक जैसे नहीं रहते, ये चेंज हो जाते हैं। सपोज डेंसिटी आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डेंसिटी बदलेगा टेम्परेचर के हिसाब से। तो हो सकता है कुछ एलिमेंट्स जो सपोज हमने 3 कैटेगरी बनाई थी डेंसिटी के हिसाब से, कुछ एलिमेंट्स जो फर्स्ट कैटेगरी में आ रहे हैं, हो सकता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो लोग फर्स्ट कैटेगरी में ना आके सेकेंड में आने चाहिए थे, ऐसा हो सकता है। तो अगर जिस बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं अगर वो ही कांस्टेंट ना रहे तब तो ये क्लासिफिकेशन ही गलत हो गया। तो ऐसा ही इश्यूज़ पुराने ज़माने के साइंटिस्ट को फेस करना पड़ा था। उन लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में क्लासीफाई तो कर लिया, बट क्लासिफिकेशन करके उन्होंने देखा कि मैक्स एलिमेंट एक साथ ही आ जा रहे हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। क्लासीफाई एक ऐसा तरीका पे होना चाहिए जो ना बदले, है ना। दूसरा उन्होंने एक और इशू फेस किया था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जिनका मेटेलिक जैसा भी प्रॉपर्टी था, नॉन मेटेलिक जैसा भी प्रॉपर्टी था, अब उसे कहाँ पे रखें, ये उन्होंने इशू फेस किया। तो जैसा कि हमने देखा कि पुराने जो क्लासिफिकेशन के तरीके थे वो कहीं ना कहीं फेल हो रहे थे और साइंटिस्ट खोज ही रहे थे कि कोई एक तरीका मिल जाए जिससे वो लोग एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सके। तो उसी समय डोबेनियर बोलकर एक जर्मन केमिस्ट आए जिन्होंने अपना एक तरीका सुझाया। उनके तरीके का नाम है डोबेनियर्स ट्रायड। ट्रायड मतलब 3, ठीक है। तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया, उन्होंने 3 एलिमेंट का ट्रायड दिया, एक तिगाड़ा, 3 तिगाड़ा ट्रायड दिया, ठीक है। उनका कहना था कि ये जो ट्रायड में आने वाले एलिमेंट्स है, सपोज उन्होंने 3 एलिमेंट्स बताया, जैसे सपोज A, B और C। तो इन तीनों एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम होगा और ये जो मिडिल वाला एलिमेंट है इसका जो एटॉमिक मास होगा वो पहले और तीसरे के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। अब एटॉमिक मास क्या होता है आई थिंक आप लोग सब जानते होंगे, आपने बचपन के क्लासेस में पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा तो मैं बता दे रहा हूँ। एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम, है ना। हम लोग को पता है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। और जिसमें जितना प्रोटॉन है और जितना न्यूट्रॉन है उसका अगर हम लोग सम कर दें तो वही होता है एटॉमिक मास, ठीक है। जैसे सपोज अगर हम लोग कैल्शियम को पकड़े तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आई थिंक ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। इसका मतलब है कैल्शियम में 20 प्रोटॉन्स हैं यानी पॉजिटिव वाले और 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव वाले, और न्यूट्रॉन भी 20 है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 40। तो इसीलिए आपका जो कैल्शियम है उसका एटॉमिक मास कहा जाएगा 40। ये आपको पता है, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ द एटम, है ना, कह सकते हैं। तो चलो, तो ये जो डोबिनियर थे उन्होंने अपना एक ट्रायड दिया अकॉर्डिंग टू विच द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज फॉर्म्स अ ट्रायड एंड इन दैट ट्रायड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू और नियरली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट। इससे मैंने अपने वर्ड्स में सिंपली बताया कि एज पर डोबिनियर ट्रायड्स द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज forms a triad, यानी एक तिगाड़ा forms a triad and the element in the middle has nearly same atomic mass which is equal to the average of the first and the third elements atomic mass, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, इन्होंने ये दिया, ठीक है। अब कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक मास होता है अराउंड 88 और बेरियम का होता है 137, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम उन्होंने बताया, इन तीनों का प्रॉपर्टी सेम था। क्या प्रॉपर्टी सेम था? तो तीनों ही मेटल्स है, ऑल आर मेटल्स, ठीक है। अच्छा,
सबकी ही वैलेंसी कितनी है 2 है। अब वैलेंसी अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वैलेंसी, है ना। वैलेंसी के बारे में भी छोटा सा बता देता हूं, बिकॉज कुछ बच्चे होते हैं कि उनका बेसिक्स थोड़ा थोड़ा हिला हुआ रहता है। तो देख लो वैलेंसी भी क्या है, वो भी देख लो। वैलेंसी को कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन या तो उसने गेन किए या लूज किए अपना ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करने के लिए। जैसे सपोज कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, यानी कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन है और 20 प्रोटॉन है। अब इसे अगर हम लोग सजाएंगे तो प्रोटॉन तो 20 बीच में आ जाते हैं। कैल्शियम में पहले वाले सेल में कितना है 2, क्योंकि पहले वाले में 2 ही रहता है। दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे वाले में भी सजाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कितना हो गया ये 12 और 8, ये हो गया 2, इधर हो गया आपका 8, तो 2 और 8 हो गया 10, और इधर भी हो गया आपका 8। अब लास्ट वाला सेल बचता है, लास्ट वाले सेल में अगर आपका रहता है 2, ठीक है। तो ये हो गया इसका एटॉमिक कन्फिगरेशन, ठीक है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है कैल्शियम, अगर लास्ट वाले सेल से दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर ये लूज कर देता है तो इसके सेकेंड लास्ट वाले जो ऑर्बिट है उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो उससे वो जो इनर्ट गैसेस होते हैं उनके जैसा कन्फिग्रेशन पा लेगा और स्टेबल हो जाएगा। हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट पुराना चाहता है, ये भी हम लोग बच्चों ने पढ़ चुके हैं। इस वजह से कैल्शियम का वैलेंसी कितना है, कैल्शियम का वैलेंसी हो जाता है 2, क्योंकि अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो वो ऑक्टेट को पूरा कर लेगा। तो इसीलिए कैल्शियम का वैलेंसी है 2। और ऐसे ही करके हम वैलेंसी निकालना क्लास 8 में सीख चुके हैं। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो इस पर ऑलरेडी एक वीडियो ला दिया जाएगा, जो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग पढ़ रहे थे कि जो डोबेनियस था उसने एक ट्रायड दिया, उस ट्रायड में मेरा 3 एलिमेंट का एक एग्जाम्पल दिया मैंने, जैसे कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बैरियम। इन तीनों एलिमेंट्स में तीनों के तीनों मेटल्स थे, तीनों का वैलेंसी था 2। और जो मेटल्स होते हैं उनका जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है ना। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और ऐसे बेसिस जो पानी में घुल सकते हैं उन्हें हम लोग एल्कलीज कहते हैं, अल्कलाइन, है ना। तो यहाँ पे ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये कैसे, इनके मेटेलिक ऑक्साइड्स जो थे, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर अल्कलाइन इन नेचर, है ना। तो डॉबेनियर ने बताया देखो मेरे ये जो 3 एलिमेंट है ये बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज़ के हैं, और इन्होंने ट्रायड भी बनाया, और इसमें देखो मेटल से सारे, इनका वैलेंसी भी 2 है, और इसके जो मेटेलिक ऑक्साइड्स है ये अल्कलिक नेचर के, तो जिसके तीनों प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल एक जैसे हैं। और एक चीज़ और करके देखो, यहाँ पे 40 और 137 का सम करो। 40 है पहले वाले का एटॉमिक मास, 137 है दूसरे वाले का एटॉमिक मास, दोनों के एटॉमिक मास का सम निकालो, डिवाइड बाई 2 करो तो 88.5 के अराउंड आएगा, यानी नियरली इक्वल टू बीच वाला। तो डॉबेनियर ने बोला ठीक है, देखो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया ये हमेशा काम करेगा। यहाँ पे एज पर दिस कॉन्सेप्ट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज विल फॉर्म अ ट्रायड एंड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल वन विल बी नियरली इक्वल टू द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड। और इसका बुकिश डेफिनेशन जो होगा समझने के बाद आप इजीली बुक से देख के लिख सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसे जो एक और एग्जाम्पल दिया था उसे देखते हैं। वो एग्जाम्पल उसने दिया था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, ठीक है। ये तीनों हेलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्लोरीन होता है 35.5, ब्रोमीन का अराउंड 80 होता है एटॉमिक मास, और आयोडीन का कितना होता है 127, ठीक है। तो उसने बोला देखो ये तीनों भी ट्रायड बनाते हैं, इसका प्रॉपर्टी ज़रा देख लो। ये तीनों ही क्या है, ऑल आर नॉन मेटल्स, हम लोग जानते हैं ये तीनों नॉन मेटल्स है, और उस जमाने में भी लोग जानते थे ये तीनों नॉन मेटल्स है। सेकेंड बोला कि तीनों का वैलेंसी कितना है, वैलेंसी है तीनों का 1, ठीक है। वैलेंसी क्या होता है अभी तुरंत हमने एग्जाम्पल में देखा। तीसरा है कि ऑल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिड्स, मतलब ये तीनों ही एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं। जैसे कि अगर आप H2O के संग में Cl2 को रिएक्ट करो तो HCl बन जाएगा, यहाँ 2 दे दो, ठीक है। इसे आप बैलेंस कर लो, ठीक है, यहाँ 2 बैठा दो, ठीक है, हो गया बैलेंस। और यहाँ पे 4 दे दो और यहाँ पे भी 2 दे दो, ठीक है। तो ऐसा कुछ, तो ये वाला रिएक्शन में जो आपका H2O है और ये Cl है रिएक्ट करके बनाता है आपका HCl और O2। तो
जितने भी ये तीनों है, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, अगर वो पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड भी बनाएंगे। तो उसने बोला देखो ये तीनों ट्राइड की भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है, तीनों ट्राइड बना रहे हैं, तीनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है। और यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे तो 127 + 35.5 करो तो 12 आ रहा है, 162.5 आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 80 के आसपास ही होगा, परफेक्ट 80 नहीं होगा बट 80 के आसपास होगा, है ना। और इसने ऐसे भी बोला था कि कंप्लीटली नहीं, नियरली इक्वल तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हुआ कि ये जो आपका मिडिल वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो नियरली इक्वल होगा पहले और तीसरे के एटॉमिक मास के एवरेज का। तो एक तरह से ये क्लासिफिकेशन लोगों को सही ही लगा, लेकिन फिर भी ये क्लासिफिकेशन फेल हुआ। अब उसका रीज़न फॉर फेलियर पढ़ते हैं कि ये क्लासिफिकेशन तो नियर अबाउट ठीक ही था कि या एलिमेंट विद सेम प्रॉपर्टीज फॉर्म्स अ ट्रायड एंड द एलिमेंट इन द मिडल दैट एलिमेंट्स एटॉमिक मास इज एवरेज और नियरली इक्वल टू द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड, है ना। तो अब इसका रीज़न फॉर फेलियर देखते हैं, ठीक है। चलो इसका रीज़न फॉर फेलियर देख लेते हैं भाई। रीज़न फॉर फेलियर मतलब रोबिनेट ट्राइड क्यों फेल हुआ, रीज़न क्या था इसका। तो पहला बात था कि वो उस ज़माने में प्रेजेंट रहने वाले सारे एलिमेंट्स के लिए ट्राइड नहीं बना पाया, ठीक है। ही वाज अनेबल टू क्लासीफाई ऑल एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम, ठीक है। मतलब उस समय भी जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे उन सबको ये इस ट्रायड्स के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। दूसरा चीज़, समटाइम्स एलिमेंट्स विथ सेम फैमिली डू नॉट फॉर्म द ट्रायड, ठीक है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल लो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का, ठीक है। तो अगर आप फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का एग्जांपल लेते हो तो इस केस में क्या होता था कि जो फ्लोरीन और ब्रोमीन इन दोनों का एवरेज मास है वो अराउंड 49 समथिंग के आसपास आता था, जबकि आपका जो क्लोरीन है उसका तो एटॉमिक मास 35.5 आता है। तो इसी वजह से जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है, तीनों ही नॉन मेटल्स है, तीनों ही गैसियस स्टेट में रहते हैं, तीनों का ही वैलेंसी 1 है और तीनों को ही अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करें तो एसिड बनेगा। बट फिर भी ये लोग ट्राइड नहीं फॉर्म कर पाए थे बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन का जो एटॉमिक मास था वो बहुत ही अलग था एज कंपेयर टू द एवरेज ऑफ फ्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो यहाँ पे उसका ट्राइड फेल कर गया। तो यानी ये ट्राइड वॉज अ गुड वे बट इट वॉज नॉट ध करेक्ट वे। ये बात लोगों को पता चल गई क्योंकि इसमें बहुत सारे गलती सामने आए थे। सारे गा मा पा धा नी, तो यही है हमारे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो देखो जैसे ही डोबिनियस ट्राइड फेल हो गया उसके बाद न्यूलैंड्स नाम के एक नए साइंटिस्ट ने एक नया ही तरीका दिया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का। वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि वी कैन अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। जैसे कि एटॉमिक मास क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सीखा था। तो उन्होंने बोला कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में सजा दो। जिस एलिमेंट्स का एटॉमिक मास सबसे कम है उसे पहले रखो, उसके बाद में थोड़ा ज़्यादा वाला, उसके बाद में थोड़े ज़्यादा वाले को, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को सजा दिया। तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, ऐसे करके उन्होंने सजा दिया, ठीक है। अब उन्होंने एक और नई चीज़ बताई। वो नई चीज़ क्या थी? अगर हम एज पर डेफिनेशन जाए तो अकॉर्डिंग टू Newland's law of octave, if elements are arranged in increasing order of their atomic mass, then property of a element starting from any element is complete repetition of the property of the eighth element, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज हम लोग किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट करें, जैसे सपोज हम लोग हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन के बाद अगर हम बिल्कुल 8वां एलिमेंट देखें, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8th एलिमेंट, तो ये जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन होगी इसकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी, कहीं से भी पकड़े
उनका कहना था जैसे अब सोडियम से उठा लेते हैं। अब इसके बाद कोई 8th एलिमेंट देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सोडियम के बाद क्या आ रहा है, क्या पोटेशियम आ रहा है। तो सोडियम और पोटेशियम की बिल्कुल प्रॉपर्टी सेम होंगे, ठीक है। अगर आप कैल्शियम पकड़ लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कैल्शियम और जिंक की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी। तो जैसा बिल्कुल म्यूजिकल नोट्स में होता है सा रे गा मा पा धा नी के बाद वापस से सा आ जाता है, तो इसी चीज को रिलेट करके उन्होंने बोला कि जो आपका किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट करो, जैसे सपोज आप Mg से स्टार्ट करो और इसके बाद 8वां एलिमेंट को पकड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th एलिमेंट को पकड़ो, तो उन दोनों का जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो यही था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसकी पहली बहुत बड़ी एडवांटेज जो थी वो यही थी, मेरिट जो था वो यही था कि इन्होंने सिखाया कि वी कैन अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, विच वाज अ गुड थिंग, ठीक है। तो ये जो एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफिकेशन था वो इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। सेकंड, इन्होंने एक और अच्छा चीज किया, वो अच्छा चीज ये था कि इन्होंने बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज के बीच में एक पीरियोडिसिटी होती है। पीरियोडिसिटी मतलब एक तरह का रेपिटेशन टाइप का होता है जो कि एटॉमिक मास से कहीं ना कहीं जिसका लेना देना है, क्योंकि देख लो आप ये हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब का प्रॉपर्टीज एक जैसा है और इनके एटॉमिक मास से इसका कुछ लेना देना है, ऐसा उन्होंने एक नया सजेशन दिया, ठीक है। तो ये जो पीरियोडिसिटी होती है प्रॉपर्टीज़ में, यानी ये जो प्रॉपर्टीज़ में थोड़ी सिमिलैरिटीज़ दिखती है थोड़े थोड़े टाइम के रेपिटेशन के बाद, इसका कहीं ना कहीं एटॉमिक मास से कोई लेना देना है, उन्होंने ऐसा कुछ सजेस्ट किया, ठीक है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स बोलूँगा, ये क्या क्या थे। तो पहला बात, ये लाइटर एलिमेंट्स के संग में बहुत प्रॉपर वर्क करता था। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो लाइटर एलिमेंट्स है इसके संग वेरी गुड था, यानी इट वर्क्स वेल विथ लाइटर एलिमेंट्स, ठीक है। लाइटर एलिमेंट्स के साथ इट वाज वर्किंग वेरी वेल, ठीक है। बट इसके डीमेरिट्स क्या थे कि हेवियर एलिमेंट्स आने पर ये फेल हो गया। कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट्स में ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो फेल हो गया, ठीक है। दूसरा एक और इशू देखा गया कि इस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में जब उसने एलिमेंट्स को सजाया तो उसने कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया एक ही स्लॉट में, विच वॉज नॉट एज पर द ट्रायड। हाउ कैन यू पुट which was not as per the Newland's law of octave, because how can you put two elements in a single slot, which was एक तरह से चीटिंग है ये, तो ये भी गलत था। दूसरा एक और चीज़ देखा गया कि कोबाल्ट और निकल उसने डाल दिया था ये हेलोजन फैमिली के ग्रुप में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस ग्रुप में उसने कोबाल्ट और निकल को डाल दिया, विच वाज नॉट गुड। वो होगा ही नहीं, वो गलत क्लासिफिकेशन है। और जबकि इन सबको होना चाहिए था आयरन के साथ, तो ये आयरन से बिल्कुल दूर है। ये आयरन जो Fe है, Fe और इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत सिमिलर है, ये लोग साथ साथ होना चाहिए, बट ये लोग इतने दूर दूर है, तो ये वाला चीज़ उनका वर्क नहीं किया। एक तो हेवियर एलिमेंट में ये वर्क नहीं किया, सिर्फ लाइटर एलिमेंट में वर्क किया। दूसरा इन्होंने कोबाल्ट और निकल को साथ में रखा, एक स्लॉट में रखा, विच वाज नॉट गुड। और थर्ड, ये जो आयरन था विच इज सिमिलर टू कोबाल्ट एंड निकल वाज फार अवे फ्रॉम इट, एंड कोबाल्ट एंड निकल वाज प्लेस्ड विथ हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑल्दो दे हैव अपोजिट प्रॉपर्टीज, है ना। तो यही सब था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। यानी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में कुछ अच्छी बातें थी और कुछ इश्यूज थे, जिसके वजह से पता चल गया कि दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट वे टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। तो फिर आएगा अब एक थर्ड तरीका। तो अब आती है बात हमारे एक रशियन केमिस्ट की, जिनका नाम था मेंडलीव। उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल सजेस्ट किया, मतलब उन्होंने एक तरीका सजेस्ट किया जिससे कि उस समय के नोन एलिमेंट्स को हम लोग सजा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस समय टोटल 63 एलिमेंट्स नोन थे। उन्होंने भी यही किया था कि उन्होंने एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास सजाया था। और उनका भी कहना था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ के बीच में कोई पीरियोडिसिटी होती है, यानी एक गिवन इंटरवल में एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं और इसका कहीं ना कहीं एटॉमिक मास से लेना देना है, ठीक है। उन्होंने इस हिसाब से एलिमेंट्स को सजाया था कि जो एलिमेंट्स थे विद द सेम प्रॉपर्टीज वो लोग एक गिवन कॉलम में आ गए थे, मतलब एक पर्टिकुलर कॉलम जिसमें सारे एलिमेंट्स होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। फिर सेकंड कॉलम में भी जितने एलिमेंट्स आएंगे सबकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। तो पीछे मैंने बोर्ड में मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बनाया है जिसे हम अभी भी समझते हैं, ठीक है। तो एज पर मेंडलीव उस समय टोटल कितने एलिमेंट्स नोन थे, तो 63 एलिमेंट्स नोन थे। व्हाट मेंडलीव हैड डन वाज दैट ही डिवाइडेड ऑल द एलिमेंट्स इनटू 8 ग्रुप्स, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उन्होंने सबसे पहले 8 ग्रुप्स बनाए। ये जो आपको वर्टिकल कॉलम्स दिख रहे हैं, ये रोमन 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ, ऐसा ही उन्होंने 8 ग्रुप्स में
टोटल 63 एलिमेंट्स को बांट दिया था, ठीक है। और उनका कहना था कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सबका प्रॉपर्टी सेम है, ग्रुप 2 में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं सबका प्रॉपर्टी सेम है, ग्रुप 3 में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं सबका प्रॉपर्टी सेम है, एंड सो ऑन, ठीक है। उन्होंने एलिमेंट्स को सजाया कैसे था, तो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सबसे कम है, उसके बाद लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, तो ऐसे करके ये जा रहा है, ठीक है। फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, इन दिस वे he has arranged the elements, ठीक है। अच्छा, एक चीज और नोट करो, सबसे पहला पार्ट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का, अगर आपसे पूछा जाए तो he has arranged all the elements in increasing order of atomic mass। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, he had divided the elements into 8 groups, ठीक है, and all the elements which fall under a given group had similar properties। ये हो गया दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, ये समझ में आया, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सबका सेम ही प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये जो आपका 1 to 7 तक ग्रुप था, उस 1 to 7 तक के ग्रुप को उन्होंने और 2 सब ग्रुप्स में बांटा था। जैसे ग्रुप 1 का 2 सब ग्रुप है, ए और बी, ग्रुप 2 का भी है ए और बी, ग्रुप 3 का भी है ए और बी, तो 1 to 7 तक के जो ग्रुप्स थे उसको उन्होंने सब ग्रुप्स में बांटा था। ग्रुप 8 को उन्होंने सब ग्रुप्स में नहीं बांटा था, ठीक है। तो अगर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो ही हैड डिवाइडेड द ग्रुप 1 to 7 into 2 another सब ग्रुप्स, दैट इज ए एंड बी, लीविंग द ग्रुप 8। इन ग्रुप 8 ही हैज नॉट मेड एनी सब ग्रुप्स, ठीक है। ये भी उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स था कि उन्होंने ग्रुप 1 to 7 तक के एलिमेंट्स को 2 सब ग्रुप्स में बांटा था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ऐसे करके सब ग्रुप्स में बांटा था। जैसे कि अब ग्रुप 1 में कुछ एलिमेंट्स फॉल हो रहे हैं तो उसमें भी कुछ एलिमेंट्स ग्रुप ए से बिलोंग करते हैं, कुछ ग्रुप बी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उस समय नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस के बारे में डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उसके लिए उन्होंने कोई भी कॉलम या ग्रुप नहीं बनाया था। जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेस का एक अलग से ग्रुप है ना, वो उस समय नहीं था, ठीक है। चलो, तो अभी तक हम लोग समझ चुके हैं कि मेंडलीव had arranged the elements in increasing order of their atomic mass। Second thing, he has divided all the known elements into 8 groups, ठीक है, and all the elements with similar properties fall under same group। He has also divided these groups into subgroups like A and B, ठीक है, except the 8th group he has not divided the 8th group into subgroup, ठीक है। Noble inert gases were not known at that time, so he had not made any कॉलम और ग्रुप फॉर नोबल गैसेस, ठीक है, जब पता ही नहीं था तो कैसे बनाएगा। अच्छा, अब आगे की बात उन्होंने और बताई थी कि ये सेम ग्रुप में फॉल करने वाले एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज तो सेम होंगे, यानी ए और बी ग्रुप में भी रहने वाले जो सब ग्रुप है, सब ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट्स के भी प्रॉपर्टीज सेम होंगे और इनके वैलेंसी भी सेम होंगे, और ये जो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 या ग्रुप 4 के एलिमेंट्स है उनका वैलेंसी उनके ग्रुप नंबर के ही इक्वल है। उन्होंने कुछ ऐसा बताया था कि वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स from group 1 to 4 is equal to the group number and from 5 to 8 is equal to 8 minus the group number, है ना। तो अगर आप वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स निकालोगे तो 1 to 4 तक का मतलब ग्रुप 1 का वैलेंसी 1 होगा, ग्रुप 2 का वैलेंसी 2 होगा, ग्रुप 3 का वैलेंसी 3 होगा, ग्रुप 4 में रहने वाले एलिमेंट्स का वैलेंसी 4 होगा, बट ग्रुप 5 में रहने वाले एलिमेंट्स का वैलेंसी 5 नहीं होगा, 8 - 5 होगा, यानी 3 होगा। ग्रुप 6 में रहने वाले एलिमेंट्स का वैलेंसी 6 नहीं होगा, 8 - 6 यानी 2 होगा। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है कि वैलेंसी क्या होता है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द एलिमेंट हैज टू लूज और गेन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। मतलब सीधा सीधी हर एलिमेंट्स अनस्टेबल होता है मोस्टली, तो वो लोग स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबल वो लोग कैसे हो पाते हैं, तो नोबल गैसेस का कन्फिगरेशन लेके, और उसके लिए या तो वो लोग एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं या गेन करते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन वो लोग लूज या गेन करते हैं वही उनका वैलेंसी कहलाता है। ये मैंने आपको कैल्शियम के एग्जांपल से बताया भी था कि कैल्शियम का वैलेंसी, सपोज यहाँ एक खाली स्पेस है, मैं यहाँ कर देता हूँ, कैल्शियम का वैलेंसी सपोज 20 है, ठीक है, वैलेंसी 20, सॉरी, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, यानी इसमें 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन है। अब ये 20 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ऐसा कुछ होता है कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 10 हो गया, तीसरे में भी जाता है 8, तो कितना हो गया 18, बट चौथे में चला जाता है 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो फोर्थ लास्ट सेल में है, अगर इसे कैल्शियम लूज कर देता है तो उसे एक
इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन मिल जाएगा, तो वो स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर देता है और किसी के साथ केमिकली जुड़ जाता है। तो इसी 2 को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी ऑफ कैल्शियम, है ना। तो वैलेंसी आप लोग बचपन के क्लास में ऑलरेडी ऐसे भी पढ़ चुके हो। तो मेंडलीफ का कहना था कि एक्चुअली द ग्रुप नंबर इज ओनली द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट फॉर 1 to 4. इफ वी विल गो फ्रॉम ग्रुप 1 to group 4, then the valency of the elements will be equal to the group number. But for group 5 and above, the valency of the element will be equal to 8 minus the group number. ठीक है, चलो उन्होंने एक और बात बताई थी कि ये जो सेम ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट्स है उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है। तो उसी चीज़ को उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया था कि जैसे आप मान लो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो भी एलिमेंट्स है, अगर ये लोग केमिकली मान लो ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं तो सारे ही इस जनरल फॉर्म में जुड़ेंगे R2O, यानी कि अगर सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सपोज हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संग जुड़ेगा तो वो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं, तो सपोज हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संग जुड़ेगा तो H2O बनाएगा। अगर लिथियम भी जुड़ेगा तो Li2O बनाएगा, अगर सोडियम भी जुड़ेगा तो Na2O बनाएगा, पोटेशियम भी जुड़ेगा तो K2O बनाएगा, है ना। और ये आता कैसे है ये भी आप लोग को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो देख लो। थोड़ा सा इधर एक बार के लिए इरेज कर देता हूँ, ये A B को वापस लिख दूंगा। कैसे आता है ये वाला चीज़, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 1 और ये ऑक्सीजन का कितना होता है 2, तो क्रॉस होके बनता है ना H2O, यही फार्मूला आया। तो वैसे ये R2O जनरल ऑक्साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप 1 के लिए। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स अगर ऑक्साइड्स बनाए तो वो R2O फॉर्म में रहेंगे। अब इस R को एलिमेंट्स के नाम से रिप्लेस कर दो, जैसे कि H2O, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, Ag2O, CS2O, Au2O। ठीक है, चलो सिमिलरली अगर ये लोग हाइड्राइड बनाएंगे तो RH बनाएंगे, जैसे LiH, NaH, इस तरह से। सिमिलरली अगर आप इधर वाले ग्रुप में आओगे, कोई भी ग्रुप पकड़ लो, जैसे ग्रुप 3 में भी आते हो तो R2O3। अब इसका एग्जांपल ले लो अल्मोनियम का। अल्मोनियम का वैलेंसी होता है 3, ऑक्सीजन का होता है 2, क्रॉस कर दो तो Al2O3 बन जाएगा, है ना। तो ये R2O3 रिप्रेजेंट कर रहा है जनरल फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 3 एलिमेंट्स। अब आप चाहे तो Al2O3 बोलो या B2O3 बोलो या La2O3 बोलो, सब एलिमेंट्स के सेम ही फॉर्मूला में बैठेंगे एज पर मेंडलीफ। तो इसीलिए ओवरऑल लास्ट अगर हम लोग समराइज करें मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था he has arranged all the elements in ascending order of the atomic mass. Second thing, he has divided all the known 63 elements in the form of groups and he has named them from group 1 to group 8. ठीक है। Third point, he has again redivided या made the subgroups for group 1 to group 7, ठीक है, and name that subgroups as A and B, ठीक है। Inert gases were not known at that time, so he has not given any extra column for inert gases. Next characteristics, that he has told that all the elements falling in the same group will have the same kind of properties, physical or chemical. He has also given the generalized formula for the oxides and hydrides of the elements of each group. Like we can see here R2O, RH, RO, RH2 for each groups he had given. He has told one more thing, that these horizontal रोज ही कॉल्ड देम पीरियड्स, ठीक है। इन हॉरिजॉन्टल रोज को उसने पीरियड्स बुलाया, ठीक है। और उसने एक बात और बताया कि अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कहाँ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाते हैं हॉरिजॉन्टली, तो जो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कमते जाते हैं और नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते जाते हैं किसी भी एलिमेंट का। यानी कि इधर में मिलने वाले एलिमेंट्स मेटालिक नेचर के होते हैं लेफ्ट में, और जैसे जैसे हम लोग राइट की तरफ जाएंगे वो लोग नॉन मेटालिक होंगे। और आप देख भी सकते हो, लिथियम मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो हम लोग जब लेफ्ट से राइट हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स कमते जाते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते जाते हैं। शुभारंभ है शुभारंभ मंगल वेलाई। तो अब हम देखेंगे मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के कुछ मेरिट्स। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के काफ़ी मेरिट्स थे, जिसमें से पहला मेरिट ये था कि ही वॉज द फर्स्ट वन टू ग्रुप all the elements known at that time into merely 8 groups। इतने सारे जो भी एलिमेंट्स थे उसको 8 ही ग्रुप तक में बांट देने का जो पहला काम था वो मेंडलीफ ने ही सक्सेसफुली किया था, ठीक है।
तो ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स उन्होंने परफेक्टली किया था। ही हैज़ ग्रुप्ड द ऑल नोन एलिमेंट्स एट दैट टाइम इनटू मेयरली 8 ग्रुप्स, ठीक है। सेकेंड उसके उनके पीरियोडिक टेबल की क्या खास बात थी या मेरिट था, तो वो ये था कि उन्होंने कहा था कि एलिमेंट्स विथ सेम प्रॉपर्टीज़ विल फॉल अंडर सेम ग्रुप। तो इस बात को मेक श्योर करने के लिए उन्होंने दो चीज़ का ही ध्यान रखा था, एक एटॉमिक मास के हिसाब से सजाया था और ये मेक श्योर रखा था कि सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट सेम ही ग्रुप में आए। और कभी कभी उन्होंने क्या किया था कि अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ ब्लैंक स्पेसेस भी छोड़ दिए थे। वो ब्लैंक स्पेसेस उन्होंने इसलिए छोड़े थे, जैसे यहाँ पे एक दिख रहा है, क्योंकि उनका मानना था कि ये एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, बट इन फ्यूचर यहाँ पे कोई एलिमेंट पक्का होगा जो डिस्कवर होगा और वो यहाँ पे फिट बैठेगा। तो ये बात आगे चल के एक्चुअल में सही भी हुई। एक्चुअल में भी इन सब जगह को फिल करने के लिए कुछ नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। तो मेंडलीव लेफ्ट फ्यू blank spaces in his periodic table and he was sure that in future some elements will be discovered which will having the same properties, है ना। थर्ड उन्होंने एक मेरिट दिया, वो थर्ड उन्होंने जो एक प्रेडिक्शन किया था वो ये था कि जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए उन्होंने स्पेस छोड़ा था उसका जो भी प्रॉपर्टीज़ था वो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। कैसे प्रेडिक्ट किया था? उनका मानना था कि सेम ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट्स का तो सेम ही प्रॉपर्टीज़ होगा। तो अब अल्मोनियम के प्रॉपर्टीज़ के कंपैरिजन में उन्होंने उसके नीचे वाला जो एलिमेंट है उसके भी प्रॉपर्टीज़ को बता दिया था पहले से ही। उन्होंने कहा था कि अल्मोनियम के तुरंत नीचे वाला एलिमेंट, और उसका उन्होंने नाम दिया था एका अल्मोनियम, EKA अल्मोनियम, और इसके प्रॉपर्टीज़ को भी उन्होंने बताया था, जो कि आज जो रियल वर्ल्ड में यहाँ पे गैलियम डिस्कवर हुआ है तो गैलियम की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है एका अल्मोनियम। एका अल्मोनियम जो मेंडलीव ने बताया था उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो गैलियम से बिल्कुल मिलती जुलती है। तो ये भी उन्होंने बिल्कुल सक्सेसफुल किया था। जो एलिमेंट उन्होंने अनडिस्कवर्ड के लिए जगह छोड़े थे उस एलिमेंट का उन्होंने प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कवर कर दिया था, ठीक है। और फोर्थ उनके पीरियोडिक टेबल का जो मेरिट है वो ये है कि उन्होंने जो इनकरेक्ट एटॉमिक मास उस समय, जैसे उस समय बहुत सारे कुछ एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक मास प्रॉपर डिस्कवर नहीं हुआ था, वो उसमें कुछ इनकरेक्ट था, उस चीज़ को उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल से करेक्ट कर दिया था। जैसे कि उन्होंने गोल्ड का एटॉमिक मास करेक्ट कर दिया था। गोल्ड का एटॉमिक मास पहले प्रॉपर नहीं था, बट जब उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया उस समय उन्होंने डिस्कवर किया गोल्ड का एक्चुअल एटॉमिक मास जो कि करेक्ट वाला था। तो इनकरेक्ट एटॉमिक मासेस को भी उन्होंने करेक्ट किया। तो चार चीज़ थी। पहला, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट, ही हैज़ grouped all the known elements into mere 8 groups successfully. Second thing, he has left some blank spaces in his periodic table because he was sure that to fill these blank spaces in future some elements will be discovered, जो कि एक बिल्कुल सच बात थी। Third, for the elements for whom he has left the blank spaces, he has also predicted the properties of those elements and those properties were actually correct as compared to the current periodic table. और चौथा, he has corrected the incorrect atomic mass of few elements discovered at those time. तो ये चार उसके पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ थी, आई मीन मेरिट्स थी। अब बढ़ते हैं डीमेरिट्स की तरफ। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसके क्या क्या डीमेरिट्स थे, चलो अब उसे देखते हैं। तो पहला डीमेरिट्स ये था कि उन्होंने एनोमलस कुछ पेयर्स बनाए थे। मतलब कि उनके पीरियोडिक टेबल में उन्होंने बोला था कि ही हैज़ अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, बट उन्होंने खुद इस चीज़ को फॉलो नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोबाल्ट और निकल का अगर आप एटॉमिक मास देखो तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.93, निकल का है 58.71। तो निकल बाद में आना चाहिए, निकल पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था, बट उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट को पहले रखा, निकल को बाद में। तो ये एक एनोमलस पेयर बना, ठीक है। तो ये फर्स्ट डीमेरिट था। ऐसा उन्होंने कुछ कुछ एनोमलस पेयर्स बनाए थे। सेकेंड डीमेरिट क्या थी उनके पीरियोडिक टेबल की? तो सेकेंड डीमेरिट ये थी कि वो पोजीशन ऑफ आइसोटोप को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब ये आइसोटोप्स क्या होता है ये समझो। आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ये चीज़ क्या है तो ध्यान से सुनो। हल्का सा ऊपर का इरेज भी कर देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सपोज करो कार्बन 12 और कार्बन 14, ठीक है, कार्बन 12 और कार्बन 14। अब ये कार्बन 12 में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, और ये कार्बन 14 में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। तो इन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है, बट दोनों का एटॉमिक मास अलग अलग है, क्योंकि एटॉमिक मास बनता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
तो यहाँ पे तो 6 ही प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, तो यहाँ 12 हो गया एटॉमिक मास। बट इस केस में प्रोटॉन तो 6 है बट न्यूट्रॉन 8 होता है, तो एटॉमिक मास हो जाता है 12। तो कार्बन 12 और कार्बन 14 का एटॉमिक मास तो अलग अलग है बट केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है। तो अब क्योंकि मेंडलीव को सेम ग्रुप में ही रखना पड़ेगा अपने दोनों ही आइसोटोप्स को, क्योंकि दोनों का तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, बट वो उन दोनों को एक ही जगह में तो नहीं रख सकते, यहीं पे तो नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों का मास तो अलग अलग है। उनको कार्बन 12 को पहले लिखना होगा, कार्बन 14 को बाद में लिखना होगा, और ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो पोजीशन ऑफ आइसोटोप को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। तो ये था उनका सेकेंड डीमेरिट। थर्ड डीमेरिट क्या था उनके पीरियोडिक टेबल का, कि उन्होंने केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स को भी सेम ग्रुप में रख दिया। उन्होंने ये बात बोला था कि जो भी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, वो लोग सेम ग्रुप में आएंगे, ऐसा उन्होंने बताया था। बट कहीं कहीं पे ये चीज़ फॉलो नहीं हो रहा था। जैसे कि यहाँ पे जो सिल्वर और गोल्ड है उसको उन्होंने प्लेस कर दिया था ये एल्कली मेटल के साथ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ, जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं था। ये एलिमेंट्स यहाँ होने नहीं चाहिए थे, फिर भी यहाँ पे थे। तो केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स को भी उन्होंने सेम ग्रुप में डाल दिया था, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। फोर्थ था कि केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स को उन्होंने अलग अलग ग्रुप में डाल दिया था। फोर्थ डिमेरिट ये है कि जैसे केमिकली सिमिलर एलिमेंट है, ये गोल्ड है और ये मेरा प्लैटिनम है। गोल्ड और प्लैटिनम की प्रॉपर्टीज सेम होती है और उन्हों को सेम ग्रुप में आना चाहिए था, बट देखो ये लोग बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप में। तो ये भी उनके पीरियोडिक टेबल का एक डीमेरिट था। फिर और क्या डीमेरिट था, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का पोजीशन फर्स्ट में रहना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टीज होता है वो फर्स्ट वाले जो ग्रुप के एलिमेंट्स है अल्कली मेटल्स उसके साथ मिलते जुलते हैं, और इसका जो प्रॉपर्टीज है वो 7th ग्रुप वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से भी मिलते जुलते हैं। तो उन्होंने एक तरह से हाइड्रोजन का पोजीशन ये और ये दोनों जस्टिफाई किया, बट ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन का एक फिक्स पोजीशन होना चाहिए। तो ये बात भी मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये भी डीमेरिट था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का। और लास्ट डीमेरिट ये था कि क्योंकि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के बेसिस पे बनाया गया था, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो यही थे डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, उसमें कैसे पीरियोडिसिटी, कैसे प्रॉपर्टीज और क्या चीज़ कैसे होते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपना प्यार हमें देते रहो। थैंक यू।